the train I'm on, you will know when I am gone. तो hello. I guess I'm audible, everyone, and welcome back again for another video of class 11th history. And today we'll be starting our chapter number 3, that is nomadic empire. तो आज nomadic empire को पढ़ना शुरू करते हैं. अगेन ये थोड़ा इजी चैप्टर है. रीजन बीइंग क्या, हल्का एशियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर बेस्ड है. कुछ चीज़ों के बारे में शायद आप अवेयर भी होंगे. समझना आसान है और बहुत ज़्यादा, अगर मैं आपको बोलूँ, फैक्चुअल है और स्टोरीज कनेक्ट करती है. ठीक है, ये इसमें वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको अंडर 40 मिनट्स एक बार समझा दूं. और मेरा सजेशन आप लोगों को ये रहेगा कि आप इसे एक बार एनसीईआरटी से भी पढ़े, ताकि आप वन मार्कर गलत करके ना आए. ऑल्दो अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप ऑलमोस्ट 70 टू 80% चीज़ें कवर कर लेंगे, क्योंकि एंटायरली एनसीईआरटी बेस्ड है. ठीक है, चलो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं. तो बेटा चैप्टर का नाम है नोमैडिक एम्पायर, राइट. अब सबसे पहले एक बात दिमाग में डालो, ये जो तुम्हारा जो मंगोल लोग हुआ करते थे ना, इनका जो साम्राज्य था, इनका जो एम्पायर था, जिसको फाउंड करता है चंगेज खान. ठीक है, इसे गेंगिस लिखा है बट चंगेज बोलते हैं. और कब करता है? 13 सेंचुरी में. देखो, वो तुम्हारा बहुत बड़ा एक लैंड का एरिया था, बहुत बड़ा एक एम्पायर था हिस्ट्री में. ठीक है, और इसमें तुम्हारा एशिया और यूरोप के बहुत ज़्यादा एरियाज कवर होते थे. और इसी एम्पायर को हम बोलते हैं नोमैडिक एम्पायर. नोमैडिक एम्पायर से हमारा मतलब है मंगोल लोगों का वो एम्पायर जो चंगेज खान बनाता है 13 सेंचुरी में. अब नोमैडिक एम्पायर था क्या? सबसे पहले जानो नोमैड क्या होते हैं. तो बेटा नोमैड वो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, और कभी भी कहीं परमानेंटली सेटल नहीं होते हैं. ये ज़्यादातर आपका पेस्टोरलिज्म, मतलब ये भेड़ बकरियां चराना, एनिमल्स वगैरह को देखना, इनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. और कई आपकी नोमैडिक ट्राइब आपकी सेंट्रल, जो आपकी एशियन स्टेपी है, ठीक है, सेंट्रल जो घास के मैदान है, वहां देखने को मिलती है, जहाँ फार्मिंग मुश्किल है क्योंकि क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हार्श है. और कई नोमैडिक जो ग्रुप्स थे बेटा, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं. इतने पावरफुल कि वो अपना खुद का एक एम्पायर, अपना खुद का एक साम्राज्य बना लेते हैं. इसी को हम कहते हैं नोमैडिक एम्पायर. ठीक है, सबसे पहले ये नोमैडिक एम्पायर देखने से पहले आप देखो तो कि नोमैडिक एम्पायर था कहाँ पे. अगर ये एशिया का रीजन है तो ये मंगोलिया आसपास का आपको दिख रहा है, जो दैट इज सेंट्रल एशियन स्टेपी. मतलब ये बहुत बड़े घास के मैदान थे, यहाँ बहुत ज्यादा ठंडे विंटर हुआ करते थे और बहुत छोटे समर हुआ करते थे, और बारिश बहुत कम देखने को मिला करती थी. जो आपकी ग्रेजिंग है ना, घास वगैरह चराने के लिए, जो आपके गाय बैल बछड़े बकरियां हो गई है ना, इसके लिए बहुत ज़्यादा आइडियल हुआ करते थे. और एग्रीकल्चर की यहाँ पे हालत बहुत ज़्यादा खराब थी. इसकी थोड़ी ज्योग्राफी देख लो. ठीक है, और अगर मैं आपको एक बात बताऊं, एनसीईआरटी में एक फैक्ट दिया है, इन्वायरमेंट के कारण जो लाइफस्टाइल था ना वहाँ नोमैड्स का, वो उनको स्किल हॉर्समैन और वॉरियर बनाता था. चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले मैंने आपको बता दिया नोमैड क्या है, नोमैडिक एम्पायर क्या है. थोड़ा मंगोलों के बारे में देखते हैं. मंगोल क्या था? तो जैसे आपके नोमैड थे ना, वैसे ही मंगोल आपका एक ग्रुप था नोमैडिक ट्राइब का. मतलब कि कोई एक लोग नहीं थे, बहुत अलग अलग टाइप की नोमैड बंजारों की ट्राइब्स वगैरह हुआ करती थी, जो आज के डेट के मंगोलिया में रहते हैं. उन्हें हम मंगोल्स कहते हैं. ठीक है, ये बहुत ज्यादा फेमस इसलिए थे क्योंकि बेटा ये हॉर्स राइडिंग बहुत अच्छी करते थे. साथ के साथ इनकी आर्चरी की, तीरंदाजी की स्किल बहुत ज्यादा अच्छी हुआ करती थी. चंगेज खान के आने से पहले जो आपकी ट्राइब्स थी, वो अक्सर अपने आप में खुद में लड़ा करती थी. और ये, अगर मैं आपको बताऊं कि इनकी जो एकता थी, जो ट्राइब थी चंगेज खान के आने के बाद, जो इनकी यूनिटी थी, जो इस ट्राइब की यूनिटी थी, एकता थी, वही आपका फाउंडेशन, वही आपकी बुनियाद रखती है आपकी हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर, जिसको हम बोलते हैं मंगोल एम्पायर की. ठीक है, तो देखो बेटा, आप एक डू यू नो देख लो कि मंगोल जो आपका वर्ड था ओरिजिनली एक ट्राइब को, ठीक है, ओरिजिनली एक ट्राइब को रेफर करता है. बट चंगेज खान ने जब सारे मंगोल्स को, सारे आपके ट्राइब के लोगों को मंगोलिया के एक कर दिया था, तो ये एक अंपायर को डिनोट करता था. आप नोमैड समझ गए हो, वो लोग जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं. पेस्टोरलिज्म का मतलब होता है गाय भेड़ बकरियां, जो जानवर होते हैं उनको चढ़ाना, उनको पालना. ठीक है, अपने लाइवलीहुड के लिए. स्टेपी जो घास के मैदान है आपके सेंट्रल एशिया के. और मंगोल, ये आपके नोमैडिक ट्राइब है मंगोलिया के. ठीक है, एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है मंगोलों के बारे में, कि नोमैड, पहली बात नोमैडो के बारे में लिखा है कि नोमैड लोग डिपेंडेंट थे एनिमल के ऊपर सर्वाइवल के लिए. मंगोल लोग आपके सेंट्रल एशिया के स्टेपीज में रहते थे. उनकी सोसाइटी आपकी अलग अलग ट्राइब्स और क्लैंस के अंदर ऑर्गेनाइज थी. और जो हार्श, जो खराब एनवायरनमेंट था वहाँ का, उनको स्ट्रॉन्ग और स्किल वॉरियर बना देता है. ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं. और अब आ जाते हैं इनके जो आका थे, इनके जो सुप्रीम थे, चंगेज खान, इसके ऊपर आते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चंगेज खान से.
चंगेज खान कौन था? चंगेज खान बेटा वो बंदा था बेसिकली जो मंगोल कबीलों को, मंगोल ट्राइब, मैंने आपको बताया था मंगोल कोई एक इंसान का नाम नहीं था बल्कि अलग अलग ट्राइब्स का नाम था। तो चंगेज खान आपका वो इंसान था जो इन मंगोल ट्राइब्स को एक करता है, अपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाता है और एम्पायर बनाता है अपनी लीडरशिप, विजन और स्ट्रेटजी से, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट डे का मंगोल एम्पायर। ठीक है, तो चंगेज खान की एक बार अर्ली लाइफ के बारे में जानते हैं, देखते हैं कि पहले की इसकी लाइफ कैसी थी। सबसे पहले चंगेज खान का जो बचपन का नाम था इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो है तिमुजिन, और ये पैदा होता है 1162 में एक मंगोल ट्राइब, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बोरुजिन, वहां पे। इसके फादर का नाम था यीशुगई, इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे चीफ हुआ करते थे उस ट्राइब के। और उसके फादर की डेथ के बाद चंगेज खान को बहुत डिफिकल्टीज देखने को मिलती है और उसके खुद के लोग उसको बिट्रे कर देते हैं। ये आपकी ये जो चंगेज़ खान था ना बेटा, ये सर्वाइवल की स्किल, पेशेंस की स्किल और लीडरशिप की स्किल बहुत ज़्यादा यंग एज से सीख गया था। और इसके जो लॉयल फ्रेंड्स थे, उसमें से एक था जमूका, जो आगे जाके इसका दुश्मन भी बन जाता है। अब 1206 में जो चंगेज़ खान था, चंगेज़ खान जब मंगोल ट्राइब को एक कर देता है, तो चंगेज़ खान को जो कुरलताई, कुरलताई का मतलब होता है एक मीटिंग जहाँ पे मंगोलों की चीफ बैठते हैं, तो वहाँ 1206 में मंगोल के जो ट्राइब थे वो उसको इलेक्ट करते हैं एज चंगेज खान, मतलब यूनिवर्सल रूलर। ठीक है, तो याद रखना 1206 है, इसीलिए 1206 को बोला जाता है द बिगिनिंग ऑफ मंगोल एम्पायर, क्योंकि इसी साल में चंगेज खान को बनाया गया था चंगेज खान, मतलब तिमुजिन जो था वो बन जाता है चंगेज खान। अब ये चंगेज खान कैसे यूनाइट करता है मंगोल ट्राइब को? सबसे पहले देखो, चंगेज खान एक बहुत ब्रिलियंट लीडर हुआ करता था, साथ के साथ ये बहुत स्किलफुल पॉलिटिशियन हुआ करता था। तो वो डिप्लोमेसी का यूज करता है, अलायंसेस बनाता है, मतलब ग्रुप्स बनाता है, साथ के साथ अपनी मिलिट्री की पावर को यूज करता है इन ट्राइब्स को यूनाइट करने के लिए। वो सबसे पहले पॉलिसी फॉलो करता है डिवाइड एंड रूल की, मतलब फूट डालता था और फिर रूल किया करता था अपने एनिमीज के ऊपर। और साथ के साथ अगर मैं आपको बताऊं, जो पहले रोमन एम्पायर में आपको देखने को मिलती है कि बाय बर्थ डिसाइड होता था कि कौन-कौन सी पोस्ट, कौन-कौन सी पोजीशन संभालेगा, कौन-कौन सी क्लास में आएगा, वहीं चंगेज़ खान बिल्कुल अलग था। ये इंसान की एबिलिटी को, उसकी लॉयल्टी को रिस्पेक्ट करता था और बर्थ पे, मतलब जन्म कहाँ हुआ उस चीज़ के ऊपर कम फोकस करता था। चंगेज़ खान अपने वॉरियर्स को लैंड देता था, वेल्थ देता था, उसे रिवॉर्ड करता था, गिफ्ट देता था। और चंगेज़ खान अपने लोगों के अंदर एक कॉमन आइडेंटिटी, एक समान पहचान बनाने में सक्सेसफुल हो गया था अपनी ट्राइब के लोगों के अंदर। अगेन चंगेज़ खान की कुछ क्वालिटी देख लो। सबसे पहला, चंगेज़ खान बहुत एक्सीलेंट लीडर था, ऑर्गेनाइज़र था। ये बहुत ज़्यादा ब्रेव हुआ करता था, डिसिप्लिन था और डिटरमाइंड था चीज़ों को लेके। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर तो था ही था, साथ के साथ अच्छा प्लानर भी था और इन्फॉर्मेशन की वैल्यू बहुत अच्छे से समझ जाता था। ठीक है? इसलिए ये यम, यशक ऐसे सिस्टम भी डेवलप करता है। और ये मेरिट को, एबिलिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था और साथ के साथ हर रिलीजन को, हर कल्चर को इक्वली रिस्पेक्ट किया करता था। टाइमलाइन एक बार देख लो। तेमुजिन का जन्म 1162, उसके फादर मरते 1171 में। 1180s तक तेमुजिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज को फेस करता है, बट 1190 में उसको सपोर्ट देते हैं उसके लॉयल वॉरियर, और फाइनली जाके 1206 में जो आपका तेमुजिन था, इसको बना देते हैं चंगेज खान, द रूलर ऑफ ऑल मंगोल्स। अब चंगेज खान कैसे रूल किया करता है? चंगेज खान की कायदे कानून, जैसे हमारे देश में संविधान होता है ना देश को चलाने के लिए, तो वैसे चंगेज खान एक कोड, एक कानूनों की किताब बनाता है जिसको हम कहते हैं यासा, यानी कि लॉ कोड, जो चंगेज खान के कानून है उसकी किताब। चंगेज खान बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल बनाता था मंगोल की सोसाइटी और आर्मी के लिए, और हर किसी को उन लॉ को फॉलो करना पड़ता था इक्वली। उसके कुछ लॉ क्या थे? कोई चोरी नहीं करेगा मंगोलों के बीच में, मतलब खुद के बीच में। झूठ नहीं बोलेगा, डिसोबे नहीं करेगा मंगोल्स को। सोल्जर्स उसके बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और लॉयल हुआ करते थे, और साथ के साथ जो पनिशमेंट थे उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे बट फेयर हुआ करते थे। चंगेज खान के राइज की क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहला, चंगेज खान सारे मंगोल्स को यूनाइट कर देता है। दूसरा, आर्मी बनाता है बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज। तीसरा, वो क्या करता है? एक्सपेंड करता है मंगोल एम्पायर को। और चौथा, उसकी जो लीडरशिप थी बेटा, वो इतिहास को ही बदल के रख देती है एशिया और यूरोप के। ठीक है, तो ये एक बार फ्लो चार्ट देख लेना चंगेज खान के बारे में, उसका बर्थ, फादर का डेथ, कैसे उसे बिट्रेल मिलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, राइट। और ये इंपॉर्टेंट की फैक्ट है एनसीईआरटी के। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू दी पीडीएफ। एक बार अगर आप डीएम कर दोगे या टेक्स्ट कर दोगे, ठीक है, एक बार आप कमेंट करोगे अगर पीडीएफ, तो मैं आपको पीडीएफ खुद सेंड करूंगा। ठीक है, विया मेल। चलो थोड़ा इसे आगे और कंटिन्यू करते हैं और एक बार देखते हैं, ठीक है, और एक बार देखते हैं आपका
एक्सपेंशन ऑफ मंगोल एम्पायर कि मंगोल एम्पायर कैसे फैलता है। ये देखो, ये मंगोलिया है बेटा, ये कितना ज़्यादा फैल जाता है एक टाइम पे, आप ये देखो। ठीक है, तो कैसे फैलता है एक बार वो देखो। चंगेज खान और जो उसके सक्सेसर थे ना, ठीक है, जो मंगोल थे, वो एक्सपेंड करते हैं उसके एम्पायर को एशिया में भी काफ़ी जगह और यूरोप में भी काफ़ी जगह। और अगर मैं आपको बोलूँ, दुनिया के इतिहास का सबसे लंबा जो ज़मीन पे बना हुआ एम्पायर है, वो चंगेज खान और चंगेज खान के पूर्वज बनाते हैं। अब क्या-क्या मेजर कैंपेन्स थे, क्या-क्या इनके मेन अभियान थे चंगेज़ खान के देखो। सबसे पहले अगर मैं बताऊँ, चंगेज़ खान जो अपने मेन अभियान था, चंगेज़ खान जो मेन अपने एम्पायर बनाने की, अपने कॉन्क्वेस्ट की शुरुआत करता है, वो तब करता है जब वो यूनाइट कर लेता है, जब वो एक कर लेता है सारे मंगोल ट्राइब्स को। सबसे पहले वो डिफीट करता है आपकी जिन डायनेस्टी को, याद रखना, जो कि आपकी नॉर्थ चाइना की थी। अगला जो सेंट्रल एशिया का रीजन था ईरान का, ठीक है? जिसे हम ख्वारिज़्म बोलते हैं, ये वहाँ कब्ज़ा करता है। और क्या करता है बेटा, क्यों करता है ये ख्वारिज़्म में? क्योंकि ख्वारिज़्म का जो राजा था ना, इसके जो इनवॉइस है, इसके जो मैसेंजर हैं, उनकी बेइज़्ज़ती कर देता है, तो गुस्से में आके उसके ऊपर कब्ज़ा करता है। उसकी आर्मी जो थी रशिया तक, ईस्टर्न यूरोप तक पहुँच जाती है, मार्च करती है। और अगर मैं आपको बोलूँ, जब 1227 में चंगेज़ खान मर भी जाता है, उसके बाद भी जो मंगोल थे, वो बहुत बड़े एरिया को कैप्चर करते हैं। क्या-क्या टेरिटरी कैप्चर करते हैं मंगोल्स, एक बार देख लो अगर टेरिटरी के बारे में पूछा जाए। मंगोलिया, नॉर्थ का चाइना, सेंट्रल एशिया, ख्वारिज़्म जो ईरान और अफ़गानिस्तान को कवर करता है, रशिया और ईस्टर्न यूरोप, हंगरी तक ये कवर करता है और यहाँ तक कि मिडल ईस्ट के भी बहुत ज़्यादा पार्ट कवर करता है। ठीक है? अब देखो, चंगेज़ खान के एम्पायर की सक्सेस के क्या रीज़न थे? देखो, सबसे पहले चंगेज़ खान की जो लीडरशिप थी, चंगेज़ खान की जो लीडरशिप थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी उस टाइम पे। उसकी आर्मी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड थी, अगला रीज़न। चंगेज़ खान के आर्मी के अंदर ना बहुत अच्छी स्पीड देखने को मिलती है और मोबिलिटी, मतलब बहुत तेज़ी से, बहुत फुर्ती से उधर निकल जाते थे वो और सरप्राइज़ अटैक किया करते थे, ये रीज़न था। इंटेलिजेंस मतलब खुफिया और स्पाइस मतलब जासूस विभाग का बहुत अच्छा उपयोग करते थे। बहुत हार्श पनिशमेंट देता था, इसलिए लोग डर के रहते थे और डिसोबे नहीं करते थे उसे, क्योंकि उसे पता था कि अगर सरेंडर करेंगे, डिसोबे करेंगे, चंगेज़ खान बहुत हार्श पनिशमेंट देगा। और जो यूनिटी और कॉमन लॉ, मतलब ये जो कॉमन लॉ जो हमने यासक के बारे में भी पढ़ा, ये जो कॉमन कानून थे, उससे ये होता है ना कि सब लोग यूनाइट हो जाते हैं, सबको लगता है कि हम सब पे तो एक जैसा रूल हो रहा है। ये भी एक रीज़न था। ठीक है? अगला देखो बेटा, चंगेज़ खान के बाद क्या होता है? चंगेज़ खान की डेथ आपकी 1227 में हो जाती है और इसके साथ ही उसका जो एम्पायर था बेटा, वो उसके बेटों के बीच में बढ़ जाता है। और ये जो एम्पायर बँटा था, चंगेज़ खान के एम्पायर का जो डिवीज़न होता है, इसकी जो डिवीज़न की यूनिट थी उसे हम बोलते हैं खानत, तो खानत में बदल जाता है। एक आपका गोल्डन होर्ड था जो रशिया में आता है, चगताई खानत जो सेंट्रल एशिया में आता है, इल खानत जो ईरान और इराक में आता है और युआन खानत जो चाइना में आता है। तो इन 4 खानत में बदल जाता है। ये खानत आगे जाके एक्सपेंड करते रहते हैं और एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ाते रहते हैं। चंगेज़ खान की एक बार मिलिट्री के बारे में देख लो। अगर मैं आपको बताऊँ, तो चंगेज़ खान की मिलिट्री के अंदर बहुत शानदार एक्सीलेंट घुड़सवार हुआ करते थे, जो कि बहुत लंबे-लंबे डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया करते थे। ठीक है? इनके पास बहुत ज़्यादा कंपोज़िट मुड़े हुए बो हुआ करते थे और ये घोड़े की पीठ पे बैठ के भी तीरंदाज़ी कर लिया करते थे। इनकी आर्मी आपकी 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे ग्रुप्स में बटी हुई थी। और अगर मैं आपको बोलूँ, ये वेपन को कब्ज़ा लिया करते थे। जो मजबूत शहर थे ना, उनके वेपन को इकट्ठा करते थे। ठीक है? और काफ़ी सारे जो लोग थे ना, वो सरेंडर भी कर दिया करते थे उनके हथियारों के डर से। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ, तो मैं आपको बताऊँ, मंगोल क्योंकि नोमैड लोग थे, तो इनको एडमिनिस्ट्रेशन करना नहीं आता था। ठीक है? अगर मैं आपको बताऊँ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मंगोल लोग एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते थे, ध्यान से सुनना। मंगोल लोग क्योंकि नोमैड थे, तो इनको एडमिनिस्ट्रेशन करना नहीं आता था, इसलिए ये जहाँ पे कब्ज़ा करते थे ना, वहाँ के लोगों की हेल्प लिया करते थे। और यही रीज़न था कि लोग डिस्ट्रॉय नहीं करते थे, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, बल्कि वहीं के ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर लेते थे और उनसे कहते थे कि आप हमारी हेल्प करोगे एडमिनिस्ट्रेशन में। अगली चीज़, ये टैक्सेस कलेक्ट करते थे, बट जो लोकल लोगों के ट्रेडिशन है, लोकल लोगों के जो कस्टम है, उसमें इंटरफेयर नहीं किया करते थे। और ये एक मैसेंजर सिस्टम, मतलब मैसेज वगैरह भेजने के लिए एक सिस्टम बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं यम, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, यम, जो कि फास्ट कम्युनिकेशन में हेल्प किया करता था। यही सिस्टम आपके पूरे एम्पायर को कनेक्ट करता है। अब एक बार इंपॉर्टेंट टर्म क्या-क्या है, नोमैडिक एम्पायर आपको पता है, कॉन्क्वेस्ट आपको पता है, खानत आपको पता है, ठीक है? आपको ख्वारिज़्म एम्पायर के बारे में पता है और पैक्स मंगोलिया याद रखना, ये तुम्हारा वो टाइम है जब शांति रहती है चंगेज़ खान के रूल के अंदर मंगोल में, ठीक है? ये फ्लो चार्ट भी सेम इस चीज़ को बता रहा है। एक्सपेंड कैसे हुआ था, पहले यूनिफ़ाई हुए ये लोग, फिर अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया, फिर अलग-अलग जगह पे जीते और फिर बड़े-बड़े एरियाज़ को कैप्चर करके क्या बना दिया, एम्पायर बना दिया, ठीक है? थोड़ा-सा बेटा बढ़ते हैं हल्का इसी क्रम में आगे और एक बार देखते हैं इनका मिलिट्री सिस्टम और इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुआ करता था। देखो,
अब अगेन ये आपका सेपरेट क्वेश्चन बनता है। मैंने आपको अभी तक बहुत जनरलाइज वे में बता दिया कि कैसा क्या-क्या था। अब हम इंडिविजुअल देखते हैं ताकि लॉन्ग आंसर के लिए आप प्रिपेयर हो जाओ। तो अगर मैं आपको बताऊँ बेटा, चंगेज़ खान की जो सक्सेस थी ना मंगोल एम्पायर की, वो उसके मिलिट्री और उसके एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से थी। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ये इसलिए थे। और मंगोल आर्मी, चलो ठीक है। अब सबसे पहले इसके एडमिनिस्ट्रेशन की जब भी मैं बात करूँगा और इसकी मिलिट्री की जब भी मैं बात करूँगा, पहले मिलिट्री के बारे में बात करते हैं, मंगोल मिलिट्री हुआ कैसे करती थी। तो मंगोल मिलिट्री बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ थी बेटा उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड थी और बहुत ज़्यादा मोबाइल। मोबाइल का मतलब कभी भी कहीं से कहीं जा सकती थी, ठीक है? मूव बहुत फ़ास्ट किया करती थी। इसके सोल्जर बहुत ज़्यादा स्किल हॉर्समैन हुआ करते थे और एक्सपर्ट हुआ करते थे तीरंदाजी यानी आर्चरी में। बहुत लंबे-लंबे डिस्टेंस ये बिना थके ट्रैवल कर लेते थे। साथ के साथ इनके पास कंपोजिट ऐसे जो मुड़े हुए बो होते हैं ना, वैसे बो थे और इनके जो एरोज़ थे, वो इनके मेन वेपन थे। इनकी जो आर्मी थी ना, वो 10-10 के ग्रुप में, मतलब 10, 100 ऐसे मल्टीपल्स में बटी हुई थी, याद रखना। ठीक है? तो ये आपको बताऊँ तो ये थी इनकी आर्मी। और क्या फीचर थे इनकी आर्मी के, कभी आर्मी के ऊपर आता है तो, इनकी आर्मी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और ओबीडिएंट थी। इनके सोल्जर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो किया करते थे, इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिया मिला करता था। ये स्पाइस, खुफिया जो एजेंट्स वगैरह होते हैं, उनका यूज़ करते थे ताकि इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें। ये कई बार सरप्राइज़ मतलब चुपके से अटैक किया करते थे और स्पीड का इस्तेमाल करते थे अपनी बैटल्स को जीतने के लिए। साथ के साथ ये साइकोलॉजिकल, जो अगर मैं बोलूँ साइकोलॉजिकल वेलफेयर मतलब दूसरे के मन में डर बिठाने का भी काम करते थे ताकि दूसरा वाला पहले ही सरेंडर कर दे, पहले ही हार जाए। ठीक है? किसी भी मौसम में लड़ने के लिए दे वर कैपेबल, राइट? और किसी भी टेरेन, चाहे पहाड़ हो, चाहे प्लेन्स हो, कहीं भी लड़ सकते थे। और जहाँ तक कि जिन बड़े शहरों के ऊपर ये कब्ज़ा करते थे, उनकी, अगर मैं आपको बोलूँ, जो वेपन्स थे, उनकी वेपन्स को भी सीज कर लिया करते थे। ठीक है? मंगोलों की अगर मैं आपको बात बताऊँ, ये लोग मानते थे कि जो स्पीड है, वो आपका एसेंस है वॉर का, वो मेन चीज़ है वॉर का। ठीक है? थोड़ा-सा अब हम देखते हैं एक बार एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। अगेन इसमें काफ़ी चीज़ आप पढ़ चुके हो तो उनको फटाफट कराऊँगा। चंगेज़ खान ने क्या किया, सबसे पहले अपने इतने बड़े एम्पायर को डिवाइड कर दिया छोटी-छोटी यूनिट्स में। ये याद रखें एडमिनिस्ट्रेशन करने में ताकि आसानी हो। मंगोल के जो रूलर थे वो क्या करते थे, एक कैपेबल जो ऑफिशियल है, एक जो काम का ऑफिशियल है, जो कैपेबल है, काबिल है, उसको हर रीजन में अपॉइंट करते थे और लोकल लोगों को अलाउ कर दिया जाता था कि वो अपने लॉज़ और ट्रेडिशन को कंटिन्यू कर सकें। ये लोग टैक्स कलेक्ट करते थे रेगुलरली हर रोज़, बट फेयरली किया करते थे। ऐसा नहीं किसी ऊपर ज़्यादा इम्पोज़ कर दिया, किसी को बहुत दिक्कत हो रही टैक्स देने में। इनका जो मैसेंजर का सिस्टम था, जो मैसेज वगैरह पहुँचाने का सिस्टम था, उसको यम, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, यम कहा करते थे। और ये फ़ास्ट कम्युनिकेशन किया। अब ये यम सिस्टम था क्या? ध्यान से देखना। तो यम अगर मैं आपको बोलूँ, अगेन यम पे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बनता है। यम इनका एक रिले मतलब मैसेज पहुँचाने का सिस्टम था, जहाँ पे रेगुलर थोड़े-थोड़े डिस्टेंस के ऊपर, जैसे मान लो अगर आपका मैसेज यहाँ से पहुँच रहा है यहाँ, तो सीधा मैं यहाँ मैसेज ना ले जाके बीच-बीच में अगर मैं मैसेंजर रख दूँगा, तो मैसेंजर क्या करेंगे, थोड़ा स्पीड में, फ़ास्ट-फ़ास्ट तरीके से पहुँचाएँगे। ठीक है? तो ये था आपका यम सिस्टम। ठीक है? फिर देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल कौन-कौन हुआ करते थे, मेन मिनिस्टर कौन थे, फिर एडमिनिस्ट्रेशन पे आता है खान। तो सुप्रीम जो आपका रूलर है एम्पायर को, उसे हम खान बोलेंगे, जैसे चंगेज़ खान। नियोन ये तुम्हारा मिलिट्री का हाई रैंक ऑफिशियल था। शिक क्योशित ये तुम्हारा फाइनेंस का इंचार्ज था। और द्रकच्ची ये आपका हेड था पोस्ट और कम्युनिकेशन का। और साथ के साथ आपके जो जजेस थे वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखा करते थे। मंगोल लोग आपके टॉलरेंस मतलब ये रिलीजन को लेके दे यूज्ड टू बी वेरी टॉलरेंट। हर रिलीजन के लोग इक्वली रिस्पेक्ट किया करते थे। और आपको एक चीज देखने को मिलेगी, जो आपके मंगोल्स थे, यहाँ पे मंगोलिया में आपको बहुत अलग अलग टाइप के रिलीजन देखने को मिलते हैं। अच्छा, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक बार मंगोल्स के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में देखते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं, तो जो चंगेज खान था ना बेटा, वो स्ट्रिक्ट एक लॉ बनाता है, इसका नाम उसने रखा था यासा। मैंने अगेन बता दिया, इसके अंदर आपके आर्मी के लिए, सोसाइटी के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रूल्स एंड लॉज थे। और जो पनिशमेंट चंगेज खान दिया करता था थेफ्ट वगैरह के लिए, रेबेलियन के लिए, उसको अगर कोई ओबे नहीं करेगा, बहुत ज्यादा हार्श थे। इससे लोगों के बीच में डिसिप्लिन, यूनिटी और एम्पायर की एफिशिएंसी बढ़ गई थी। चलो अगला देखते हैं, रेवेन्यू एंड इकोनॉमी। ठीक है? इकोनॉमी और रेवेन्यू के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं, चंगेज खान जो था ना बेटा आपका, वो टैक्सेस कलेक्ट किया करता था। अब रेवेन्यू कहाँ से आएगा, पैसे कहाँ से आएगा, इकोनॉमी कहाँ से आएगी, उसको एक बार ध्यान से देखते हैं। ठीक है? जस्ट गिव मी अ मिनट। वेल थैंक यू सो मच। तो एक बार देखते हैं टैक्सेस और रेवेन्यूज के बारे में। तो अगर मैं आपको बताऊं बेटा, तो टैक्सेस ये कलेक्ट किया करते थे कहाँ से, सबसे पहले टैक्सेस किया करते थे फार्मर से, जो ट्रेडर्स थे और जो आर्टिशियंस थे उनसे।
अब ट्रेड और आपका जो कॉमर्स था वो मंगोलों के टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लोरिश करता है। ये सेफ रोड और सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं ट्रेडर्स को। और इनका जो एम्पायर था ना बेटा, वो सिल्क रूट, जो एक रूट थी आपकी जो एशिया यूरोप को कनेक्ट करती थी, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। और साथ के साथ ये जो लूटा करते थे ना आसपास के देशों को, चाइना वगैरह को, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने में मंगोल्स का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, बहुत लूटा करते थे चाइना को। ठीक है, तो वो प्रोटेक्शन के लिए बनाते हैं, तो उससे भी ये डेवलप करते हैं। राइट। अब देखो साथ के साथ यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फ्लो चार्ट, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब बहुत वेल ट्रेन्ड आर्मी है, डेसिमल सिस्टम 10-10 के मल्टीपल वाला सिस्टम फॉलो करती है, स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन है, अंपायर का कंट्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है, और एक यम नाम का कम्युनिकेशन सिस्टम है, और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हुआ करता था। ठीक है, चलो अब इसमें इतना कुछ खास है नहीं, थोड़ा सा आगे, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड में आते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा मंगोल्स की सोसाइटी, उनकी इकोनॉमी, उनके रिलीजन के बारे में। राइट। काफ़ी चीज़ें थोड़ी सी रिपीट भी होंगी, क्योंकि ऑल दो द कोर्स ऑफ बुक जो है आपका पूरा, उसमें थोड़ी चीज़ें रिपीट होती रही है। इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो देखो बेटा, जो मंगोल एम्पायर था वो सिर्फ आपका बैटल लड़ने में स्ट्रांग नहीं था, बट अगर मैं बोलूँ इसकी सोसाइटी भी बहुत ज़्यादा यूनिक थी। यहाँ जो इकोनॉमी और जो रिलीजियस पॉलिसी देखने को मिलती है, ये भी हेल्प करती है कि वो अलग अलग टाइप के लोगों के ऊपर रूल कर सके। थोड़ा आप देखते हैं मंगोल ट्राइब के बारे में, ठीक है, मंगोल सोसाइटी के बारे में। अगर मैं आपको बताऊं तो मंगोल सोसाइटी आपकी डिवाइडेड थी क्लैंस एंड ट्राइब्स के बीच में। क्लैंस मतलब कबीले, ट्राइब, इसमें डिवाइडेड थी। राइट, मंगोल सोसाइटी अगर मैं आपको बताऊं, और मंगोलों की जो सोसाइटी थी ना बेटा, उसमें हर ट्राइब के पास एक लीडर हुआ करता था। और अगर मैं बोलूं, ये सारे लीडर आपका ग्रेट खान जो चंगेज खान था उनके लिए वफादार हुआ करते थे। और यहाँ चंगेज खान की अंपायर के अंदर जो मेरिट है, जो किसी इंसान की क्षमता है, देख लो, उसको ये ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया करता था बजाय बर्थ के। तो मतलब बर्थ से चीजें डिसाइड नहीं होती थी, बर्थ से प्लेस डिसाइड नहीं होती थी, बल्कि मेरिट से डिसाइड होती थी। और लोगों को इनकरेज किया जाता था कि वो ब्रेव हो, बहादुर हो, ऑनेस्ट हो और लॉयल हो। वुमेन को बहुत हाई स्टेटस मंगोल सोसाइटी में मिला करता था। वुमेन अपनी खुद की प्रॉपर्टी ओन कर सकती थी, हॉर्सेस को राइड कर सकती थी, बैटल्स में फाइट कर सकती थी, और डिसीजन जब फैसला लेने की बारी आती तो फैसले भी ले सकती थी। किडनैपिंग और किलिंग, मैंने आपको बताया अगेन, चंगेज खान अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सफर कर चुका था किडनैपिंग और किलिंग को। ठीक है, तो इसको डिस्करेज किया जाता था और पनिशमेंट था इन क्राइम्स के लिए। ठीक। अब थोड़ा सा आ जाओ, इकोनॉमी क्या थी मंगोल एम्पायर की। तो मंगोल एम्पायर की जो इकोनॉमी थी, सोसाइटी के साथ अगर इकोनॉमी आता है तो पेस्टोलिस्ट थी, मतलब गाय भेड़ बकरियां चराने के ऊपर बेस्ड थी। ट्रेड भी होता था, टैक्सेस भी चार्ज करते थे। मंगोल आपके बहुत शानदार ट्रेडर्स, व्यापारी हुआ करते थे, और व्यापार को बहुत इंकरेज करते थे। ये सिक्योरिटी देते थे, जो रोड पे इनके वहाँ ट्रेडर्स आ रहे हैं ना मंगोलिया वगैरह में, जो ट्रेड रूट्स को फॉलो कर रहे हैं, तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करते थे बेटा। ये सिक्योरिटी जो देते थे उसको पाइजा, पाइजा इंपॉर्टेंट है, ये बोला करते थे। ठीक है, और ये साथ के साथ टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करते थे। जो भी आपके ऐसे लोग थे जिनको ये कनकर, जिनके ऊपर कब्जा कर लिया करते थे, और उनके जो खुद की लोकल ऑक्यूपेशन है, जो वो काम लोकल वाले लोग किया करते थे, उस पर कुछ इंटरफेयर नहीं किया करते थे। जो फेमस सिल्क रूट है, अगर मैं बोलूँ, सिल्क रूट का नाम आपने बार बार सुना होगा, ये मंगोलों के टाइम पे ही बहुत ज़्यादा फेमस होता है। और जो इनको बूटी, जो इनको लूट की रकम मिला करती थी जब ये कहीं पे कॉन्केस्ट, धावा वगैरह बोला करते थे, उससे भी इनके एम्पायर को बहुत ज़्यादा इनरिचमेंट मिलती है, उससे भी इनका जो एम्पायर था बहुत ज़्यादा अमीर होता है। साथ के साथ ये लोग नए टाउन्स वगैरह भी बिल्ड करते हैं, और पुराने टाउन्स को क्या करते हैं, रिवाइव करते हैं उस टाइम पे। ठीक है, थोड़ा सा इनका ट्रेड और कम्युनिकेशन देखते हैं एक बार मंगोल्स का। अगर मैं आपको बताऊं तो जो आपका मंगोल का रूल था, वो बहुत ज़्यादा पीस और स्टेबिलिटी लेके आता है बहुत ज़्यादा वास्ट रीजन्स में। और इसीलिए इस पीरियड को हम कहते हैं पैक्स मंगोलिया, मतलब मंगोलों के लिए पीस का टाइम पीरियड था। ये अलाउ कर देता है मंगोल्स को फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ ट्रेडर्स, मतलब ट्रेड वगैरह को, ये ट्रेडर्स को ये बहुत ज़्यादा फ्रीली मूव करने दिया करते थे। स्कॉलर्स यहाँ पे फ्रीली मूव कर रहे हैं, पिलग्रिमेज आपको देखने को मिल रही है, आपको इनवॉइस देखने को मिल रहे हैं, मतलब इनके काफिले वगैरह निकल रहे हैं ट्रेडर्स के। सिल्क, स्पाइसेस, पेपर, गन पाउडर, कंपास यहाँ पे ट्रेड होता था। और ये जो सिस्टम था ना इनका मैसेंजर का, उसको ये जम, मैंने अगेन बोल दिया, 3-4 बार आ गया। तो आइडियाज, गुड्स, कल्चर्स और टेक्नोलॉजी आपको ट्रेवल करते हुए दिखाई देती है एशिया और यूरोप में। अगर मैं आपको बोलूं तो फन फैक्ट ये है कि मार्को पोलो, अगेन याद रखना कि कौन यहाँ
एक बार ट्रैवल करके मंगोलिया आए थे, तो मार्को पोलो जो थे ना, वो भी एक बार आपके मंगोल एम्पायर में आ गए थे और उसके बारे में लिखते हैं, ट्रैवल करते करते आए थे। एक बार देखते हैं सोसाइटी में रिलीजन कैसे प्रैक्टिस किया करते थे। तो जो मंगोल लोग थे ना बेटा, वो रिलीजियस टॉलरेंस, मतलब हर एक धर्म को टॉलरेट करने की पॉलिसी रखते थे, और यहाँ ये लोगों को अलाउ करते हैं कि वो अपने खुद के रिलीजन को फॉलो कर ले, उसकी दे यूज टू गिव परमिशन। ये किसी को फोर्स नहीं करते थे, अपने मतलब क्या, अपने बिलीफ वगैरह किसी के ऊपर फोर्स नहीं किया करते थे। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदूस और आपके जो जाओइस्ट लोग हैं, ठीक है, साथ के साथ और भी बहुत अलग अलग नाना प्रकार के लोग अगर आप देखो तो आपके मिलजुल के रहा करते थे, ठीक है, मंगोलियन एम्पायर में। रिलीजियस लीडर जो थे, जो रिलीजन के लीडर हुआ करते थे, उनको बहुत रिस्पेक्ट देती थी और कई बार उनको इंपॉर्टेंट पोजीशन भी दे दिया करती थी। अगर मैं आपको बोलूं, चूंकि अलग अलग धर्म के लोग यहाँ मंगोलिया में रहा करते थे ना, और अगर सबके धर्म की रिस्पेक्ट करेंगे तो आसानी हो जाती थी मंगोल्स को इनके ऊपर रूल करने में। वुमेन का क्या रोल था इंपॉर्टेंट, देखो तो वुमेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, उनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलती थी यूरोप वगैरह के मुकाबले, और वो लोग हॉर्सेस को, घोड़े वगैरह राइड कर सकती थी, खुद की प्रॉपर्टी ओन कर सकती थी, पार्टिसिपेट कर सकती थी डिसीजन मेकिंग में, और कई वुमेन इवन बेटा कुछ बैटल्स भी फाइट करती हैं। और ये बताता है कि जो मंगोल सोसाइटी थी उसमें जेंडर को नहीं बल्कि एबिलिटी को वैल्यू किया जाता था। अब इनकी रोजमर्रा की एक बार लाइफ देखो, अगर आपको मैं बात बताऊं, तो अगर मैं आपको इनकी रोजमर्रा की लाइफ बताऊं, तो इनके जो होम्स थे, इनके जो घर थे, इनकी एवरीडे लाइफ में, इनकी सोशल लाइफ में अगर बताऊं, तो वो उनको बोलते थे यर्ट्स। क्या बोलते थे? यर्ट्स। इनके घर को बोलते थे यर्ट्स। आपको ये दिख रहा होगा ना, इस टाइप के थे, पोर्टेबल है, कोई पक्का घर नहीं है। और लोग यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं एवरीडे लाइफ में मीट, मिल्क, चीज, ये सब ये सब खाया पिया करते थे। और एक फर्मेंटेड मेयर्स मिल्क है ना, एक फर्मेंटेड जो मेयर्स मिल्क होता है, मतलब घोड़ी का जो दूध होता है, जिसे हम कुमीज बोलते हैं, लोग ये पिया करते थे, ठीक है। साथ के साथ जो कपड़े आपके वूल के, लेदर के बनते हैं, वो पहना करते थे। और इनको हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद थी, इनको हंटिंग बहुत पसंद थी, इनको रेसलिंग और आर्चरी बहुत ज़्यादा पसंद थी। इनकी जो फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा रॉयल, बहुत ज़्यादा लॉयल और स्ट्रांग हुआ करती थी, इस बात का ध्यान रखना। इनके आर्ट कल्चर के बारे में देख लो, मंगोलों का अगर मैं आपको बोलूँ, ओरल ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनकी स्टोरीज, जो सॉन्ग्स वगैरह ओरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये कई सारे यूजफुल आइडियाज़ को अडॉप्ट करते हैं, स्क्रिप्ट्स वगैरह, टेक्नोलॉजीज वगैरह जो थी ना, उसको अडॉप्ट करते हैं जहाँ जहाँ ये कब्जा करते हैं कॉन्कर्ड पीपल की, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए युगुर नाम याद रखना बेटा, मंगोल लोग युगुर करके एक भाषा है, इस भाषा का, इस लैंग्वेज का प्रयोग किया करते थे आपके मंगोल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। और यही मैं अगर आपको बताऊं तो जो आपके आर्ट एंड आर्किटेक्चर था, ये मंगोलों के टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता है इस एम्पायर के अंदर, बहुत ज़्यादा बड़े अगर मैं बोलूँ स्केल पे। अलग अलग कल्चर अगर आप देखो मिक्स देखने को मिलते थे और इन्फ्लुएंस किया करते थे एक दूसरे को। चलो थोड़ा सा अब ये देख लो आगे, अगर कोई पूछे कि मंगोल सोसाइटी स्ट्रॉन्ग क्यों थी, क्योंकि मेरिट बेस्ड थी, मेरिट पे सब जज करते थे, एबिलिटी को बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे, वुमेन का स्टेटस हाई था, आर्मी स्ट्रॉन्ग थी, डिसिप्लिन और लॉयल्टी देखने को मिलती, और ट्राइब्स के बीच में यूनिटी थी। तो ये रीजन थी आपके मंगोल एम्पायर के सक्सेस की, ठीक है। ये याद रखना बेटा कि जो मंगोलों की सक्सेस थी वो सिर्फ तलवार की वजह से नहीं, बल्कि उनकी रिलीजियस टॉलरेंस और उसके उनके बहुत शानदार एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से भी थी, ठीक है। अगेन सेम चीज़ें हैं, एक बार आप देख लेना। थोड़ा सा आगे ट्रेड कम्युनिकेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। पैक्स मंगोलिका मैंने आपको बता दिया है। एक बार फिर थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ, ये आपको ट्रेड के रूट देखने को मिल रहे हैं। देखो यहाँ यहाँ मंगोल लोग ट्रेड किया करते थे, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊँ मंगोलों के अंदर क्या ट्रेड था, कैसा ट्रेड था, तो मंगोल लोग ट्रेड को बहुत ज़्यादा इंकरेज किया करते थे, सेफ रोड वगैरह दिया करते ताकि बिना फियर के जो ट्रैवलर्स है वो आ सके और ट्रेड वगैरह कर सके यहाँ पे। वो अगर मैं आपको बोलूँ तो लोगों के ट्रेड के बीच में इंटरफेयर नहीं करते थे, और लोगों को अलाउ करते थे कि लोग अपने खुद के ऑक्यूपेशन को फॉलो कर लें। काफ़ी सारे गुड्स यहाँ पे ट्रेड होते हैं, इसमें सिल्क आता है, स्पाइसेस आता है, टी आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और अलग-अलग रीजन्स हैं जो आपकी, जो एशिया के हैं, यूरोप के हैं, मिडल ईस्ट के हैं, यहाँ आपस में कनेक्ट करने का काम, जैसा कि आप देख ही सकते हो, किया करते थे, ठीक है। तो आपके सिटीज़ और टाउन जो है ना उस टाइम पे रिवाइव हो जाते हैं और काफ़ी नए भी बनते हैं आपके, जब ट्रेड वगैरह बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया करता था, ठीक है। और मंगोलों की एक खास बात ये थी कि मंगोलों के अंडर जो आपका फेमस सिल्क रूट है वो बहुत ज़्यादा सेफ बन जाता है और कनेक्ट कर देता है ईस्ट को वेस्ट से। चलो
थोड़ा सा अब मैं आपको हल्का कम्युनिकेशन सिस्टम भी बता देता हूँ। अगर मैं कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बताऊँ तो मंगोल जो लोग थे ना वो डेवलप करते हैं एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। साथ के साथ इनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको हम यम बोलते हैं। यहाँ पे फ्रेश हॉर्सेस रहा करते थे हर थोड़ी थोड़ी दूर में, ताकि मैसेज फास्टली डिलीवर हो। उन हॉर्सेस के लिए फूड और शेल्टर की व्यवस्था रहती थी, और मैसेंजर वो लंबा डिस्टेंस बहुत जल्दी ट्रेवल करने के लिए ट्रेन किया जाता था। इंपॉर्टेंट न्यूज़, ऑर्डर्स, इन्फॉर्मेशन वो सब इसी सिस्टम से आते थे ताकि जल्दी पहुंच जाए। पैक्स मंगोलिका क्या होता है? आपका वो टाइम पीरियड जो कि पीस का, शांति का था मंगोलों के अंदर, ठीक है। ये आपका एक सेंचुरी तक चलता है, 13 से लेके 14 तक। और ये तुम्हारा जो टाइम पीरियड था वो बहुत ज़्यादा पीस वाला, स्टेबिलिटी वाला और लॉ एंड ऑर्डर वाला था। और जो लोग अलग अलग रीजन के थे वो ट्रैवल किया करते थे, अपने आइडियाज़ को फ्रीली एक्सचेंज किया करते थे मंगोलिया के अंदर। और अगर मैं आपको बताऊं तो ईस्ट और वेस्ट के बीच का ब्रिज भी यही आपका टाइम पीरियड बन गया था। थोड़ा सा कल्चरल एक्सचेंज के बारे में भी देख लो। अगर मैं आपको बताऊं, ट्रेड और ट्रैवल के जरिए थोड़े से आइडियाज, नॉलेज और टेक्नोलॉजी भी हमें देखने को मिलती है कि चेंज होती है अमंग द कंट्रीज, है ना। एक दूसरे को आके शेयर करते हैं। चाइना के इन्वेंशन जैसे कि आपका पेपर हो गया, प्रिंटिंग हो गया, गन पाउडर हो गया और कंपास हो गया, ये यूरोप पहुंचते हैं। और वेस्ट के आइडियाज आपके जैसे कि आर्ट, साइंस, ये भी आपके एशिया पहुंचते हैं। ये जो एक्सचेंज था ये दोनों साइड की जो आपकी सोसाइटीज थी, मंगोलिया और जहाँ से ये आ रहे हैं, उन दोनों को इनरिच करता है, उन दोनों को अच्छा करता है। अब क्या-क्या गुड ये लोग एक्सचेंज किया करते थे, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, तो उसकी लिस्ट ये दी हुई है कि कहाँ से क्या करते थे। उतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पीओवी से, बट आंसर में मेंशन करोगे अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो फिर अब यहाँ तो सारा आपका कवर है, ठीक है। थोड़ा सा अब चलते हैं नीचे। अब चंगेज खान के थोड़े से सक्सेसेस के बारे में देखते हैं कि चंगेज खान के बाद क्या, ठीक है, ये ध्यान से देखना। तो अगर मैं आपको बताऊं, चंगेज खान की डेथ के बाद 1227 में, कब बेटा? चंगेज खान की डेथ के बाद 1227 में उसका जो एम्पायर था, उसका जो इतना बड़ा साम्राज्य था, वो उसके 4 सन और ग्रैंडसन्स के बीच में बट गया, ठीक है। और ये कंटिन्यू रहता है आपका। अगर मैं आपको बोलूं तो ये बट गया था एम्पायर, ये बटे हुए एम्पायर जारी रखते हैं अपना कॉन्क्वेस्ट, मतलब बाहर और देशों के ऊपर कब्जा करने की जो अपनी तलाश थी उसको जारी रखते हैं। एम्पायर का डिवीजन कैसा होता है बेटा? अगर मैं आपको बताऊं, चंगेज खान के 4 मेन बेटे थे, और ये एम्पायर उन चारों को मिला उनकी एबिलिटी के हिसाब से और उनकी लॉयल्टी क्या थी चंगेज खान के हिसाब से। और जो ये एम्पायर के डिवीजन हुए ना, जो डिवीजन के बाद जो 4 टुकड़े जो एम्पायर के हुए, उन चारों टुकड़ों को, है ना, हर एक टुकड़े को हम बोलते हैं खानित, ठीक है। तो हर एक खानित को रूल करता था एक फैमिली मेंबर। पर जो आइडिया था यूनाइटेड एम्पायर का, अगर मैं आपको बोलूं, वो फिर भी रहता है, एक एम्पायर का आइडिया फिर भी रहता है। तो चंगेज खान का सबसे जो बड़ा बेटा था, आप ध्यान से देखो किसको क्या मिलता है। चंगेज खान का सबसे एल्डेस्ट बेटा था जोची, उसको मिलता है रशिया का गोल्डन हुड वाला रीजन। दूसरा बेटा जो था वो था आपका चगताई, उसको मिल रहा है सेंट्रल एशिया का रीजन, ठीक है। अगला था आपका उगड़ई, जिसको हम कहते हैं ग्रेट खान ऑफ मंगोलिया, ठीक है, उसे मंगोलिया का रीजन मिलता है। और तुलई जो आपका यंगेस्ट सन था, उसे आपका इल खानित मतलब ईरान और इराक का रीजन मिलता है, राइट। अगर मैं आपको बोलूं, बाद में आपकी युआन डायनेस्टी जो चाइना में है, उसको फाइंड करता है आपका कुबलाई खान। तो मतलब युआन डायनेस्टी चाइना की जो है उसको भी फाउंड करने का काम कौन करता है? कुबलाई खान। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पीओवी से, जो कि आपका ग्रैंड सन हुआ करता था चंगेज खान का। इंपॉर्टेंट एक बार सक्सेशन आप देख लो। सबसे पहले आपका उगड़ई खान आता है, ये एम्पायर को और ज्यादा एक्सपेंड करता है यूरोप और एशिया में, और चाइना और ईस्टर्न यूरोप के बहुत सारे पार्ट कब्जा कर लेता है। कुबलाई खान की अगर मैं आपको बात करूं तो ये सोंग डायनेस्टी को कॉन्कर करता है, ठीक है। बीजिंग को अपनी कैपिटल बनाता है और ट्रेड और कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। सेम अगर मैं आपको बताऊं, हुलागू खान, ठीक है, इनका नाम इल्खानित, ये ईरान जो आपका रीजन दिख रहा है उसके हुआ करते थे। ये तुम्हारे बगदाद को कब्जा करते हैं और अब्बासिद जो खलीफेट था उसको खत्म करते हैं। मोंके अगर मैं आपको बोलूं, मोंके वही था जो पूरे एम्पायर को यूनाइटेड रखने की कोशिश करता है और ट्रेड को, एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया करता था, ठीक है। चलो फिर एक बार मंगोल रूल्स की खत्म है। थोड़ा सा हल्का सा रह रहा है ना, हल्का सा रह 2 मिनट में हो जाएगा बस। मंगोल रूल की एक बार कंटिन्यू देखते हैं। अगर मैं आपको बोलूं तो मंगोल के जो लोग थे चंगेज खान के मरने के बाद, हम आफ्टर दैट पढ़े हैं ना, तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन को वैसे ही कंटिन्यू रखते हैं, और उसकी जो मेरिट और एबिलिटी की जो थ्योरी हुआ करती थी उसको कंटिन्यू रखते हैं। ट्रेड आपको देखने को मिलता है, कम्युनिकेशन देखने को मिलता है, लॉ ऑर्डर देखने को मिलता है जो कंटिन्यू रहता है उस टाइम पे भी। और ये एम्पायर आपका बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहता है आगे आने वाले डिकेट्स में। जो आपके आइडियाज़ थे, कल्चर था, टेक्नोलॉजी थी, ये स्प्रेड होती है ऑल ओवर एशिया एंड यूरोप। इंपॉर्टेंट क्या है?
मंगोल रूलर आपका अडॉप्ट क्या करते थे, लोकल जो कस्टम्स देखने को मिलते हैं आपको, लोकल ऑफिशियल्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं जो इनके लैंड को गवर्न किया करते थे। ठीक है, टाइमलाइन देख लो। 1227 चंगेज खान की डेथ होती है। 1229 में उगड़ई खान जो था आपका पहला ग्रेट खान बन जाता है। 1258 में आपका जो हुलाकू खान होता है वो बगदाद को कैप्चर करता है। 1239 में जो कुबलाई खान था वो चाइना को कॉन्कर करता है और युआन डायनेस्टी को स्टेब्लिश कर देता है। और यहाँ तक कि आपका 14th सेंचुरी में जो अलग अलग आपको खाने देखने को मिलते हैं वो फ्लोरिश कर जाते हैं, वो फैल जाते हैं और आपका जो एम्पायर था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ठीक है, मेजर खानेत कौन-कौन से थे? जो डिवीज़न की बात करें, डिवीज़न ऑफ एम्पायर के ऊपर आपका क्वेश्चन आया था, या सक्सेशन के ऊपर अगर आपका क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको ऐसे आंसर करोगे। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो आपका जो चंगेज़ खान का एम्पायर था, 4 बेटों में खानेत के हिसाब से बँट गया था। सबसे पहला खानेत था गोल्डन होर्ड, चगताई खानेत, इलख खानेत और युआन डायनेस्टी, ठीक है? तो जो आपका रशिया का रीजन है, वो आपका गोल्डन होर्ड में आ गया, चगताई का और ये जो आपका अगर मैं आपको बोलूँ गोल्डन होर्ड में आता था, इसको जोची फाउंड करता है और इस अगर मैं आपको बोलूँ तो ये आपका सिल्क रूट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हुआ करता था और टैक्स कलेक्ट करता था। चगताई खानत आपका सेंट्रल एशिया में जो चगताई नाम की जगह है वहाँ पे है। इसमें आज के दिन का आपका कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पर्शिया के पार्ट्स हैं। और वहीं आपका जो इल खानत है वो ईरान, इराक और नियर ईस्ट है। इसमें हुलागू ये इसको फाइंड करता है और अगर मैं आपको बोलूँ तो यही लोग ख़त्म करते हैं आपके अब्बासिद खलीफेट को और कल्चर को प्रमोट करते हैं। और लास्ट आपका अगर मैं बताऊँ तो युआन डायनेस्टी है, जो कि आपको चाइना में देखने को मिलता है। और आपके जो कुबलाई खान थे, कुबलाई खान आपके फाउंड करते हैं इस एम्पायर को और यूनिफाई करते हैं आपके पूरे चाइना को और प्रमोट करते हैं ट्रेड और डेवलपमेंट को। ठीक है, एक बार आप देख लो चंगेज खान के सक्सेसर का आपको क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो चंगेज खान का जो एम्पायर था वो एक तरीके से ब्रिज का काम करता है आपका, जो आपकी आज की डेट में आपका वर्ल्ड का आपको ईस्ट और वेस्ट देखने को मिलता है। ये पीस लेके आता है, स्टेबिलिटी लेके आता है और ट्रेड और कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। काफी सारे नए शहर बनते हैं इस टाइम पे, अगर मैं आपको बताऊं रोड्स वगैरह बनती है काफी ज्यादा। ठीक है, नॉलेज आपको देखने को मिलती है, आर्ट, रिलीजन, टेक्नोलॉजी ये बहुत ज्यादा स्प्रेड होती है। और मंगोलों का जो रूल था ना बेटा, वो एक बहुत लास्टिंग, एक बहुत ज्यादा बड़ा एक इम्पैक्ट छोड़ के जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री में। ठीक है, राइट। एक बात याद रखना, अगर मैं आपको बताऊं तो चंगेज खान के जो सक्सेसर थे भले ही वो एम्पायर को हमेशा के लिए साथ में नहीं रख पाए, पर उन्होंने चंगेज खान की ग्लोरी को आने वाले कुछ साल तक बरकरार रखा। ठीक है, टाइमलाइन एक बार देख लो। चंगेज खान की डेथ होती है 1227, उसका एम्पायर डिवाइड हो जाता है और एम्पायर डिवाइड होके खानत स्टैब्लिश होते हैं। इन खानत के ऊपर उसके चारों बेटे रूल कर रहे थे। ये एम्पायर बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता आने वाली कुछ डिकेड्स में और उनका जो ट्रेड था, एडमिनिस्ट्रेशन था, कम्युनिकेशन था, ये अच्छा ही बना रहता है कुछ आने वाले सालों तक और चंगेज़ खान की लेगेसी ऐसे कंटिन्यू रहती है, ये याद रखना। ठीक है, अगेन हर पीडीएफ में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको एक बार ध्यान से देखना, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। की पॉइंट देख लो एक बार यहाँ पे कि क्या क्या है। ठीक है, थोड़ा सा अब हम लोग अपने एंड से आगे बढ़ते हैं और विद इन 1 और 2 मिनट इसको खत्म करने की अब कोशिश करते हैं। तो एक बार चंगेज खान की लेगेसी देखते हैं, कंट्रीब्यूशन देखते हैं मंगोल एम्पायर का। सबसे पहले पॉलिटिक्स में मंगोल एम्पायर ने, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो जो आपके मंगोल एम्पायर है ना, अगर मैं बोलूं तो बेटा इसमें कॉन्क्वेस्ट और वारफेयर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा मंगोलों का। बट अगर आपको बताऊं तो इसकी जो लेगेसी है, इस एम्पायर ने पीछे छोड़ा है, उसका भी बहुत शानदार आपको इम्पैक्ट देखने को मिलता है वर्ल्ड में मैनी वेज में। पॉलिटिकल लेगेसी क्या है, तो मंगोल जो लोग थे ना बेटा, वो आपका सबसे बड़ा एक, अगर मैं आपको बताऊं, लैंड वाला, जमीन वाला एम्पायर हिस्ट्री में बनाते हैं। और ये इंट्रोड्यूस करते हैं आपका सेंट्रलाइज, मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आपका मेरिट और एबिलिटी के ऊपर बेस्ड था। जो पॉलिसी आपको देखने को मिलती है टॉलरेंस की, मतलब टॉलरेट करना और इंक्लूड करना लोगों को और पीस को मेंटेन करके रखना इतने बड़े एम्पायर में, वो कमेंडेबल है। साथ के साथ अगर मैं बताऊं तो ये यूनिफाइड, मतलब वर्ल्ड को एक करने की कोशिश करते हैं और काफी रूलर्स को एक साथ लेके आने की कोशिश करते हैं। यूनिटी, ऑर्गेनाइजेशन और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन इसकी पॉलिटिकल लेगेसी, मतलब पॉलिटिक्स में इसने ये चीज पीछे छोड़ी। इकोनॉमिक्स में क्या देखने को मिलता है, पैक्स मंगोलिका, मतलब जो मंगोल पीस है ना, ये तुम्हारा पीस और सिक्योरिटी लेके आता है, जो इनकरेज करता है ट्रेड को। सिल्क रूट इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो मंगोल लोग सिल्क रूट को बहुत ज्यादा सेव करते हैं, कनेक्टेड बनाते हैं और काफी सारे गुड्स जैसे कि आपका सिल्क हो गया, स्पाइसेस हो गया, पेपर हो गया, गन पाउडर हो गया, उसको ट्रेड करने का काम करते हैं। ठीक है, साथ के साथ मंगोल आपका यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट, सॉरी यूनिफॉर्म का सिस्टम नहीं, जो वजन नापने वाले थे ना उनको एक समान बनाते हैं, इकोनॉमी में ये कंट्रीब्यूट करते हैं। एक मतलब एक जैसे वेट्स बनाते हैं, मेजर्स बनाते हैं, करेंसी जो थी ना वो डेवलप करते हैं उस रीजन में, और साथ के साथ नई टेक्निक्स फॉर्म करते हैं और नए प्लांट्स को भी इंट्रोड्यूस करते हैं आपके अलग अलग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में।
इम्पोर्टेंट क्या है, जो इकोनॉमी थी आपकी इन अलग-अलग रीजन्स की, ये प्रॉस्पर कर जाती है उस समय में ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज की वजह से। थोड़ा-सा कल्चर में क्या छोड़ के जाते हैं, एक बार ध्यान से देख लो। तो मंगोल लोग अलग-अलग रिलीजन और कल्चर को रिस्पेक्ट किया करते थे। ये आपके आइडियाज़ को अडॉप्ट करते हैं, आर्ट के, आर्किटेक्चर के, टेक्नोलॉजी के, जो लोगों के ऊपर ये कब्ज़ा किया करते थे उनसे। चाइनीज़ लोगों के इंटरवेंशन भी देखने को मिलते हैं समय पे, जैसे कि आपका पेपर और प्रिंटिंग, गन पाउडर, कंपास, ये सारे आइडियाज़ आपके वेस्ट एशिया और यूरोप पे स्प्रेड कर जाते हैं। आर्ट और आर्किटेक्चर अगर मैं आपको बोलूँ, तो इसमें मंगोलों का और जो लोकल स्टाइल था, उनका ब्लेंड देखने को मिलता है अंडर द रेन ऑफ मंगोल्स, ठीक है? काफ़ी सारी आपकी जो लैंग्वेजेज़ है, काफ़ी सारी आपकी जो स्क्रिप्ट्स है, जो नॉलेज है, उसको प्रिवेंट कर दिया गया और उसको शेयर किया गया ऐसे। कम्युनिकेशन में अगेन आपने देख लिया यम वाला सिस्टम, इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, टेक्नोलॉजी, ये सब बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रैवल किया करता था। स्कॉलर्स बहुत आराम से अब एन्जॉय कर सकते थे, घूम सकते थे फ्रीली, और मार्को पोलो मंगोल एम्पायर में आता है और उसके बारे में लिखता भी है। ठीक है? एक बार ये इम्पैक्ट और देख लें पीडीएफ में। नेगेटिव इम्पैक्ट मैं आपको बता दूँ बस मंगोल एम्पायर के। तो नेगेटिव इम्पैक्ट जो देखने को मिलता है लेगेसी में, वो ये है कि समरकंद, निशापुर, बगदाद ऐसे शहरों को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। जान का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। 47 लाख लोग मारते हैं अप्रॉक्स एनसीईआरटी के डेटा के हिसाब से मंगोल्स, ठीक है? जब ये किसी राज्य के ऊपर कब्ज़ा करने जाते हैं। बहुत ज़्यादा भारी टैक्स लगाते हैं इनके ऊपर, काफ़ी रीजन्स के ऊपर स्पेशली इन पे कब्ज़ा करते हैं, और काफ़ी सारे एरियाज़ को फेमाइन और डिस्पॉपुलेशन से भुगतना पड़ता है। तो मंगोल लोग कैसे डिक्लाइन होते हैं, देख लो मंगोल लोग, जो मंगोल एम्पायर था वो कैसे डिक्लाइन होता है। तो आपके कुबलाई खान की डेथ के बाद जो एम्पायर था वो वीकन हो जाता है, ठीक है? और जो आपके खानित्स थे, जो डिवाइड करके गया था ना आपका चंगेज़ खान चारों बेटों में, ये खानित्स भी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब अलग लड़ना शुरू कर देते हैं, अब एक साथ मिलके नहीं रह रहे थे। तो इंटरनल डिस्प्यूट आपको देखने को मिलते हैं, लीडरशिप इनकी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, और 14वीं सेंचुरी आते-आते ये एम्पायर बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट के रह गया था, ठीक है? एक बार ये देख लो, ये लेगेसी है मंगोल्स की, पॉलिटिकल क्या है, इकोनॉमिक क्या है, कल्चरल क्या है, कम्युनिकेशनल क्या है, इसको एक बार ध्यान रखना, और की पॉइंट्स को भी एक बार देख लेना। अब थोड़ा-सा हम लोग कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं कि क्या है ये चैप्टर, कैसे खत्म होगा। ठीक है? तो अगर मैं आपको बोलूँ, तो मंगोल जो है ना, मंगोल एम्पायर भले ही कॉन्क्वेस्ट, लड़ाई वगैरह, है ना? इस पे बना हो, बट उनकी जो लेगेसी है यूनिटी की, जो मुगल एम्पायर के अंदर यूनिटी है, जो आइडियाज़ एक्सचेंज कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रहे हैं, ठीक है? जिन्होंने प्रशासन किया इतने बड़े एम्पायर के ऊपर, वो अपने आप में कमेंडेबल है और वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, ठीक है? तो मंगोल लोगों के लास्टिंग इम्पैक्ट आपको देखने को मिलते हैं, यूनिटी और कनेक्टिविटी, आपको पीस और सिक्योरिटी देखने को मिलेगी, ट्रेड और इकोनॉमी देखने को मिलेगी, नॉलेज और उसके जो आइडियाज़ हैं वो देखने को मिलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा, और कल्चरल इन्फ्लुएंस में आपको देखने को मिलेंगे, जो मंगोलों ने यहाँ क्या-क्या चीज़ चेंज की है, ठीक है? ये कुछ इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, है ना? इसको एक बार देख लेना, राइट? मैं हालाँकि पीडीएफ शेयर कर दूँगा, बट होपफुली एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर है, वो चाहे कहीं से भी एग्ज़ाम आए, चाहे किसी भी स्कूल में आप हो, वो इन्हीं क्वेश्चंस के अराउंड आना चाहिए। और मेरा जो सजेशन है वो ये है कि आप एक बार प्लीज़ आप इस पीडीएफ को, इस वीडियो को गो थ्रू करो, इसे अच्छे से पढ़ो। कुछ अगर डाउट रहता है, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, एंड देन आई एश्योर यू कि मैं श्योरली उस टॉपिक के ऊपर या तो वीडियो बनाऊँगा या खुद आपको पर्सनली आंसर दूँगा, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच, एंड टेक केयर, एंड बाय एवरीवन।